और इस बीच मिडिल ईस्ट से आ रही एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान जो अब तक शांति माहौल में ऊर्जा सप्लाई को बहाल करने की कोशिशें कर रहा था, शायद ये अब बहाल न हो सके। फिर से बारूद की सुगंध इस वक्त तैरने लगी है फिजाओं में, क्योंकि अमेरिका जो अब तक शांत बैठा हुआ था, ईरान उसी पर आरोप लगा रहा है कि यह ईरान की वजह से ही हुआ। दरअसल बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं। कई शहरों में धमाकों की खबर सामने आई है। इससे पहले ईरान ने इजराइल के कई क्षेत्रों में हमले किए थे और इन हमलों की वजह से ईरान इजराइल में 2 महीने बाद एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। जंग और व्यापक स्तर पर जा रही है। खतरा वही, क्या ऊर्जा संकट खत्म हो पाएगा? क्या जो अमेरिका कोशिशें कर रहा था उस पर बट्टा लग जाएगा? क्योंकि ईरान ने आरोप लगाया है कि यह सब कुछ अमेरिका की ही वजह से हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बीते 2 महीने से युद्ध रोकना, सीज फायर होना, बातचीत होना, फिर धमकी भरा लहजा डोनाल्ड ट्रंप का सामने आना, ये सब एक सामान्य सी घटना लग रही थी। लेकिन जिस तरह से तेल अवीव पर मिसाइलें बरसाई गई हैं, जवाबी हमला हुआ है, संभव है कि जो ऊर्जा संकट था एक बार फिर गहरा सकता है। बिल्कुल गहरा सकता है। और मैं तो पहले आपको ताज़ा अपडेट बता देता हूं कि अभी हो क्या रहा है मिडिल ईस्ट में। दरअसल अप्रैल में आपको भी पता है कि सीज फायर हुए थे ईरान और इजराइल की, और इस सीज फायर के बाद आपने देखा होगा किस तरीके से सभी देशों में ऊर्जा संकट को लेकर के या फिर तेल को लेकर के किस तरीके से क्राइसिस थे। लेकिन ये जो सीज फायर थे वो टूट चुका है, यानी कि रविवार रात में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से, और इस पर प्रतिक्रिया भी आ गया है IRGC का, यानी कि जो ईरान का जो एक तरीके से आयतुल्ला अली खामनेई के नेतृत्व में चलता था, हालांकि अब इनके मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में चल रहा है IRGC, उसका बयान आ गया है इस हमले पर। और उनका कहना है, IRGC का कहना है कि ये कार्रवाई जो है कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के जवाब में किया गया है। यानी कि जो इजराइल हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहे थे, उस हमले के जवाब में रविवार रात में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। और इसके जवाब में इजराइल ने जो तबाही मचाना शुरू किया ईरान में, हम ये कह दें तो उनके जो ठिकाने हैं, तेहरान हो गया, इस्फहान हो गया है, कजल हो गया या तब्जीज़ हो गया, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट जगह हैं ईरान के, खास करके वहाँ पर जहाँ पर उनके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वहाँ पर भी टारगेट किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। और यही कारण है कि जो ईरान की मीडिया है वो क्या कह रही है इस हमले के बाद, इजराइल के हमले के बाद उनका कहना है कि ये जो अटैक हुआ है इजराइल की तरफ से, ये एक तरीके से इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ईरान जो है इस बार भी पीछे मुड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल। अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो जब चर्चा ये हो रही थी आनंद कि अमेरिका जो है कोई एक डील क्रैक कर लेगा, और फिर उस बीच नेतन्याहू के जो बयान सामने आए कि हम तो अमेरिका की वजह से फंस गए, जिसका जो एक लब्बो-लुआब था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट उनके बयान की नहीं, कि हम तो फंस गए अमेरिका की वजह से, अमेरिका तो युद्ध खत्म करा देगा, जबकि हम तो इस ईरान को नक्शे से ही मिटा देना चाहते हैं। कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन रही थी। अब ये जो हमले हुए हैं, आने वाले 24 घंटों में इसका क्या असर होगा दुनिया में, ये तो सबको पता चलेगा ही, फिर हम लोगों को भी बताएंगे। लेकिन संभावनाएं, आशंकाएं क्या कुछ हैं? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के बयान सामने आए कि हम एक डील के बहुत नजदीक हैं, क्रैक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इजराइल तो कहीं इसके आसपास भी नहीं था। बिल्कुल नहीं था। और इजराइल का साफ कहना था कि क्योंकि इजराइल जो डिमांड रखा हुआ था अमेरिका से कि अगर आपको ये डील करना है तो इसमें कुछ शर्तें हैं, इजराइल ने कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें कि हालांकि अमेरिका ने उस कुछ शर्तों में ईरान के सामने प्रेजेंट भी किया था, यानी प्रस्ताव में रखा भी था, जिसे ईरान ने साफ तरीके से नकार दिया है। क्योंकि आप जिस चीज़ों को मना कर रहे हो, ईरान कभी भी उस चीज़ से मानने के लिए तैयार नहीं होगा। पहला तो है कि परमाणु बम वो बनाना बंद कर दें, मतलब उनके जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो बंद कर दें। हालांकि वो परमाणु बम बना नहीं रहे, लेकिन उनके जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी बंद कर दें। साथ में जो मिसाइलें, जो उनकी रेंज वाली मिसाइलें, दूर रेंज वाली मिसाइलें हैं, उसे भी बंद करने का उसमें प्रस्ताव था, शर्तें थी, अमेरिका ने रखा था ईरान के सामने। साथ ही ये भी था कि जो प्रॉक्सी हैं, प्रॉक्सियों से इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ है, और वही कारण है कि ये जो हमले फिर से शुरू हुए ईरान की तरफ से, वो प्रॉक्सी ही हैं। उसमें एक प्रॉक्सी ये है हिजबुल्लाह, ठीक है। तो प्रॉक्सियों को मदद करने को लेकर के भी एक उसमें प्रस्ताव था कि ईरान जो है कि सभी अपने प्रॉक्सियों को मदद करना बंद कर दें, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो या फिर हुती हो।
को, सभी को बंद कर दे। साथ ही साथ उसमें और सारी शर्तें थी जिससे ईरान ने सीधे खारिज कर दिया था, और ईरान ने जो शर्तें रखी थी उसे भी अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है। खास करके अब जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पकड़ बना ली है, तब से हम ये कह लें कि इजराइल और अमेरिका नहीं, बाकी सारी देशों में भी परेशानियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से ये देखिए परेशानियां बढ़ना, क्योंकि कुछ दिनों से जो वो संकट की बातें थी वो लोगों को महसूस होना भी कम हुई थी, क्योंकि समय से पेट्रोल मिल रहा है, कोई दाम हालांकि जो बढ़ने थे वो बढ़ गए थे। इस हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीते पिछले 10 दिनों में जो कुछ हुआ, एक महीने पहले, लगभग 15 दिन पहले, वो एक अलग विषय। लेकिन अभी इस वक्त ताज़ा स्थिति अगर हम ईरान की बात करें तो उन ताज़ा स्थिति में सबसे घातक क्या है, और वो क्या वजह आप देखते हैं कि जिसकी वजह से ये हमला बार तो आज से नहीं, फरवरी से चल रहा है, लेकिन आज के दिनों में आप क्या वजह देखते हैं कि ये युद्ध और भड़क सकता है? देखिए, युद्ध इसलिए भड़क सकता है क्योंकि अब ईरान की जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की जा रही है, या फिर भारत ने भी, भारत के आगे बात करेंगे कि भारत ने क्या एडवाइजरी जारी की इस हमले के बाद तेहरान में, और एक तरीके से करमनशाह एयरपोर्ट जो है वहाँ पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसका ये साफ मतलब है कि ईरान पूरा मूड में है लड़ाई करने के लिए इजराइल से, और लगातार यही कारण है कि पहला जो हमला हुआ है वो ईरान की तरफ से ही हुआ है। और आप पुराने भी अगर आप युद्ध में देखेंगे, जिस तरीके से तनाव की स्थिति थी उसमें ईरान पीछे हटने वाला नहीं था, लगातार हमला कर रहा था, चाहे वो इजराइल हो चाहे फिर खाड़ी देश हो। खाड़ी देशों के साथ साथ इजराइल पर लगातार ईरान हमला कर रहा था। हालांकि अभी सिर्फ इजराइल टारगेट है, पिछली बार आप देख रहे होंगे कि खाड़ी देश भी, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो कतर हो, चाहे फिर बाकी सारे देश हो जो खाड़ी के हैं, सभी पर वो हमले लगातार कर रहे थे। तो एक तो ये हो गया कि एयरपोर्ट पर जो उनके ये जो दोनों एयरपोर्ट थे यहाँ पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और ये ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो यहाँ पर और सारी भी घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको भी पता है कि तेहरान में ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरानी रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि सभी देशों के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं। अभी भी भारत ने जो एडवाइजरी जारी की है वो ये जारी की है कि जो भी भारतीय वहां पर फंसे हैं या फिर रुके हुए हैं वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। लेकिन उड़ानें प्रभावित हैं। आपने बताया कि तेहरान और करमानशाह एयरपोर्ट दोनों पर ही जो उड़ानें हैं वो सामान्य रूप से जो यात्रियों के लिए उड़ानें होती हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे में जो भी संभावित रास्ता है उसे लेकर के भारतीय नागरिक भारत वापस लौट आए, ये एडवाइजरी भारत की तरफ से जारी की गई है। लेकिन जो इस वक्त प्रभाव अमेरिका का था, क्योंकि ईरान तो बार बार यही कह रहा है कि ये सब कुछ अमेरिका की वजह से ही हो रहा है। अमेरिका जो हमला करने में भी पहल कर रहा था और युद्ध विराम के लिए भी जिसकी पहल हुई, डील क्रैक करने की भी उसने बात की। इन सब के बीच एक बार फिर से इजराइल का ये हमला जाहिर करता है कि वर्तमान परिस्थितियां गंभीर हो सकती हैं। IRGC की तरफ से जारी की गई जो बयान जारी किए गए हैं, उन बयानों को देखते हुए भी ये कहा जा सकता है कि इजराइल और ईरान अभी फिलहाल इस पूरी घटना में अमेरिका की भूमिका की क्या रहेगी। मैं पहले इस पर बात करता हूँ, फिर हम इस बारे में। बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि अमेरिका क्या भूमिका है। इजराइल ने इस पे ईरान पे हमला किया, ईरान ने पहले हमला किया, ये वार पलटवार इधर चल रहा है। अमेरिका कहाँ है? बिल्कुल, देखिए अमेरिका, पहले भी हम आपको बता दें कि नेतन्याहू को लेकर के ट्रंप का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कुछ अपशब्द बोले थे। नेतन्याहू को क्यों बोले थे? यही कारण था लेबनान पर हमले को लेकर के वो नाराज थे ट्रंप नेतन्याहू से, और उन्होंने बोला कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि बातचीत जो है वो बहुत करीब पहुंच चुका है, जैसा कि आपने पहले बताया था। और यही कारण है कि जिसका डर था ट्रंप को वही हुआ। ईरान ने पहला हमला रात में रविवार बैलिस्टिक मिसाइलें से शुरू कर दिया और इजराइल इसके लिए पहले से तैयार था। इजराइल का हमेशा से ये है कि हमला ईरान पर जारी रहे कैसे भी करके। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू के भी अंदर खाने अगर हम बात कर लें तो जो उनके अंदर मामले में, यानी कि जो इजराइल में जो चल रहा है, वो एक तरीके से नेतन्याहू की कुर्सी की भी डर है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार चाह रहे हैं कि वो इजराइल पर हमला, यानी कि लड़ाई जारी रहेगा तो वहाँ पर चुनाव नहीं होंगे। मैं आनंद एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा। एक तो विषय आपने बहुत स्पष्ट किया, दूसरा ये कि अमेरिका की भूमिका को लेकर के, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था कि जब भी अमेरिका या इजराइल की तरफ से हमले किए जाते थे, जवाब में ईरान खाड़ी देशों पर मिसाइलें मारता था, क्योंकि नज़दीक भी है, रेंज में भी है, और फिर हमले और बहुत अच्छे मतलब हाई इंटेंस हमले होते थे। हालांकि वहाँ उनके पास इंटरसेप्शन के लिए है मशीनें, लेकिन अभी क्या स्थिति है? अब तो इजराइल हमला कर रहा है, अमेरिका की कहीं कोई भूमिका नहीं, और कोई बयान भी मुझे अभी तक दिखाई ऑफिशियली नहीं दे रहा है। खाड़ी देशों पर क्या अभी संकट है?
खाड़ी देशों को इसलिए संकट है क्योंकि हूती विद्रोही जो हैं वो रेड सी यानी कि लाल सागर को अब पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान कर दिया है। उससे क्या होगा, रेड सागर यानी कि जो लाल सागर है वहाँ पर अगर ये बंद कर देता है, हूती जो हैं वो बंद कर देते हैं, तो उसमें खाड़ी देशों को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहीं से एक तरीके से तेल का आदान प्रदान होता है और उसमें सऊदी को ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि सऊदी और हूती की पुरानी लड़ाई है, पुरानी इतिहास है उनके। और सऊदी के साथ साथ अगर हम बात कर लें यूएई हो गया, कतर हो गया, बाकी सारी देशों को उसको भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। और हूती क्यों ऐलान किए हैं, इसलिए ऐलान किए हैं क्योंकि इजराइल जो है बड़ा अटैक किया है ईरान पर। और कहाँ कहाँ किया अभी ये हम बता देते हैं आपको। ईरान के एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री है, वहाँ पर कई ठिकानों पर, उस फैक्ट्री के कई ठिकानों पर भारी तबाही मची है इजराइल के इस हमले से। बिल्कुल। लेकिन इस जंग को रोकने की कोशिशों की, कवायदों की बात करें तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कुछ नजर आता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मध्यस्थता, पाकिस्तान की मध्यस्थता जो हुई थी वॉर के बीच में, जब ये अप्रैल के पहले जो लड़ाई चल रही थी उसमें पाकिस्तान चाह रहा था कि उसे मध्यस्थता करने का मौका मिले, और वो मौका मिला भी। आपको भी पता है कि जाकर के पाकिस्तान में बैठक हुई थी ईरान और अमेरिका की, उसमें कोई बात बनती नहीं है, विफल हो जाता है वो बातचीत। लेकिन इस युद्ध के यानी जो अभी हमला शुरू हुआ है इजराइल और ईरान का, इस बीच एक खबर सामने निकल के आ रही है कि जंग रुकवाने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी एक तरीके से श्रेय लेने के लिए, या फिर हम ये कह लें कि अपने को चमकाने के लिए, या फिर मध्यस्थता कराने के लिए पाकिस्तान फिर से एक्टिव हो चुका है इस मामले को लेकर के। तो जंग रुकवाने के लिए ईरान पहुंचे हैं पाकिस्तानी मंत्री नकवी, और ये पाकिस्तान ईरान पहुंच करके इस हमले को रुकवाना चाहते हैं। और वो जाकर के ईरान से जो भी मंत्री हैं, हम ये कह लें कि मसूद पेजेस्कियान से भी मिल सकते हैं, या फिर उनके जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनसे मिल सकते हैं, और इस विषय पे बात कर सकते हैं कि भाई जो आपने युद्ध शुरू किया है इसे रोक दीजिए, और जो बातचीत अमेरिका से चल रही है उस पर फिर से बातचीत शुरू किया जाए। और नकवी का अब देखना ये होगा कि उनकी भूमिका क्या होगी, वहाँ पर जाकर के किन किन मंत्रियों से बात कर सकते हैं। हालांकि हमले अभी भी जारी हैं लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से। जो परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं, खाड़ी देशों पर हमले की जो डायरेक्ट आशंका या डायरेक्ट मिसाइली हमला करने के बजाय यहाँ पर हमले की जो धार है, उसका जो तरीका है उसे बदल दिया जा सकता है। हो सकता है मिसाइलों से हमला करने के बजाय वो एक आर्थिक प्रतिबंध जैसा कुछ वहाँ पर लगा करके खाड़ी देशों को कंट्रोल करने की कोशिश करे, और वो भी इसलिए ताकि वो अमेरिका को बातचीत की टेबल पर ला सके, उस भूमिका में ला सके जिस भूमिका में अब तक अमेरिका रहा था, और इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमलों को लेकर के अमेरिका भी कोई स्टैंड ले सके। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर डिटेल्स हम आगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।